Hello everyone, welcome to Advent. This is Swapnika Sharma. It is third part of chapter The Fundamental Unit of Life of class 9th. In this video we are going to cover 4 topics: cell organelles, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus and lysosomes. इस चैप्टर के पहले के टॉपिक्स हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में कवर करे हुए हैं। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप देख सकते हैं, और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप शॉर्ट नोट्स बनाते चलें, तो आपको रिवीजन में काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए लेट्स बिगिन द वीडियो। सो टॉपिक है हमारा सेल ऑर्गेनेल्स। सेल के अंदर जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनको ही ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। ठीक है, हर सेल के अराउंड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन होता है? जैसे ये सेल है तो इसके अराउंड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन होता है? जो बाहर का एनवायरनमेंट है और जो अंदर का एनवायरनमेंट है, ताकि वो मिक्स ना हो सके, इस वजह से सेल के अराउंड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, और क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो लार्ज होते हैं और उनका फंक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। उनके अंदर बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रोटीन बनाने होते हैं, लिपिड्स बनाने होते हैं। तो इन सारी एक्टिविटीज़ को सेपरेट रखने के लिए, ताकि किसी का फंक्शन किसी में मिक्स ना हो सके, इस वजह से मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, जिनको ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अराउंड मेम्ब्रेन होती है, वो केवल यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, अभी तक की हम लोग किसका किसका स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं? एक सेकेंड। अभी तक हम लोग डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, सेल वॉल का, न्यूक्लियस का, साइटोप्लाज्म का। ठीक है, न्यूक्लियस का हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग फर्दर सेल और भी सेल ऑर्गेनेल्स का स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड का स्ट्रक्चर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करने से पहले हम लोग ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस जो है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं जनरली स्मॉल इन साइज़ होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल जनरली लार्ज होते हैं। न्यूक्लियर रीजन जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल का, वो वेल डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, और जिनको हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं। बल्कि जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनका जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो वेल डिफाइन होता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। क्रोमोसोम जो प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं सिंगल होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल में मोर देन 1 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। जो सेल ऑर्गेनेल्स जितने भी प्रेजेंट होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जिसको हम लोग ER भी बोलते हैं। जब हम लोग सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें न्यूक्लियस के पास एक स्ट्रक्चर होता है जो कि बहुत बड़ी सी ट्यूब के जैसे दिखती है, और यहाँ पे राउंड राउंड वेसिकल की तरह भी दिखती है, जिनको ER बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स। इसके ऊपर मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। ठीक है, और ये लॉन्ग ट्यूब की तरह दिखता है, और ये वेसिकल्स के फॉर्म, मतलब कि राउंड राउंड स्ट्रक्चर की तरह दिखता है। ठीक है, सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बिल्कुल सिमिलर होता है, और ये 2 टाइप के होते हैं, एक RER और एक SER। RER की फुल फॉर्म होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और SER की फुल फॉर्म होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों में डिफरेंस यही होता है कि जो RER होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसके सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये फॉर एग्जांपल RER का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वही ये ER को रफ बनाते हैं। ठीक है, और RER लुक्स रफ अंडर द माइक्रोस्कोप बिकॉज इट हैज़ अ पार्टिकल कॉल्ड राइबोसोम, जो हमने पहले बताया था आपको। और राइबोसोम्स क्यों प्रेजेंट होते हैं? इनका फंक्शन होता है प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करना।
प्रोटीन को बनाते हैं राइबोसोम्स, और जो प्रोटीन बनते हैं वो डिपेंड करता है कि कहाँ पे किस प्रोटीन की ज़रूरत है। उस हिसाब से जो RER होता है वहाँ पे जो प्रोटीन बनते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ज़रिए डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेल चले जाते हैं नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका मेनली फंक्शन होता है फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड मॉलिक्यूल्स का मैन्युफैक्चर करना, ठीक है। RER में कुछ प्रोटीन और जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेल के मेम्ब्रेन की सिंथेसिस के लिए भी हेल्प करते हैं, जिसको हम लोग मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। मतलब मेम्ब्रेन की सिंथेसिस होना, जेनेसिस होना। बायोजेनेसिस क्यों है? क्योंकि इसमें लिविंग मटेरियल का ही यूज़ होकर के, लिविंग केमिकल्स का ही यूज़ होकर के हमारा मेम्ब्रेन का मैन्युफैक्चर हो रहा है, ठीक है। कुछ जो प्रोटीन और लिपिड्स होते हैं वो ऑल्सो एक्ट एज अ एंजाइम और हार्मोन और एंजाइम की तरह भी एक्ट करते हैं, मतलब फंक्शन करते हैं। वैसे तो ER का जो साइज़ होता है, शेप होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन मेनली ये नेटवर्क सिस्टम में ही पाया जाता है। देखिए जैसे यहाँ पे RER, यहाँ पे ये SER प्रेजेंट है, यहाँ पे ये RER प्रेजेंट है। ये RER आपको कैसे पता चला? क्योंकि इसमें देखिए आप स्मॉल ये डॉट्स दिख रहे हैं, ये जो डॉट्स हैं ये राइबोसोम्स के हैं, जिससे पता चलता है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और जब ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखेंगे तो ये बिल्कुल स्मूथ अपीयर होता है, इसके अंदर, इसके बाहर मतलब कि कोई भी राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है कि जो भी, देखिए मैं आपको बना के एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे ये सेल है, ठीक है, ये न्यूक्लियस का पोर्शन है और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है। तो मेनली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये भी फंक्शन होता है, जो यहाँ पे फ्लूइड कंटेंट है, जो यहाँ का साइटोप्लाज्म है और जो न्यूक्लियस के अंदर का साइटोप्लाज्म है उससे डिफ्रेंशिएट भी करता है। देखिए यही चीज़ लिखा हुआ है। और यहाँ जो मटेरियल जो होता है न्यूक्लियस के बाहर और न्यूक्लियस के अंदर, वहाँ का ट्रांसपोर्ट के लिए भी हेल्प करता है। देखिए यहाँ लिखा है इट फॉर्म चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस, ठीक है। RER also function as a cytoplasmic framework providing a surface for some of the biochemical activities of the cell। जो इसका सरफेस होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये जो सरफेस है, मान लीजिए ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो जो इसका सरफेस होता है यही बहुत सारी एक्टिविटीज़ को, बहुत सारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ यहाँ पे ही परफॉर्म होती हैं। यहाँ पे ही बहुत सारे प्रोटीन, लिपिड्स, फैट्स और यहाँ पे और भी केमिकल एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो परफॉर्म होती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिवर सेल का एग्जांपल दिया है। इन द लिवर सेल ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेट्स के बारे में आप लोग आगे चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्रूशियल रोल प्रोवाइड करता है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। अगर हमारे फूड में किसी भी तरीके का पॉइजन या ड्रग्स आ गए हैं गलती से, तो उसको डिटॉक्सिफाइंग, उसको क्लियर करने के लिए कौन हेल्प करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच में डिफ्रेंशिएट करने को भी आ सकता है। बस बेसिक यही डिफरेंस होता है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका मेन फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका लिपिड और फैट सिंथेसिस करना। देखिए आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? स्मूथ होता है, मतलब बहुत ही चिकना होता है। जो चिकनी चीज़ कहाँ से आती है? लिपिड और फैट से आती है। और वही रफ एंडोप्लाज्मिक मतलब बहुत दरदरी सी चीज़ है, तो वहाँ पे कोई दरदरी सी चीज़ प्रेजेंट होगी जैसे कि राइबोसोम्स, तो आपको ये याद करने में हेल्प कर सकता है।
सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गोल्गी एपरेटस, जिसको फर्स्ट डिस्क्राइब किया गया था कैमलियो गोल्गी द्वारा, जिनके नाम पे इस एपरेटस का नाम पड़ा था। जो ये सिस्टम होता है ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ठीक है, और वेसिकल्स के फॉर्म में होता है, जैसे कि फ्लैट एंड सैक्स भी बोलते हैं। जैसे ये फ्लैट सैक्स होती है, सैक्स का मतलब होता है बोरियाँ, ठीक है। ये स्ट्रक्चर होता है इसको ही सिस्टर्न्स कहते हैं, ठीक है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो लेयर होती है, जो मेम्ब्रेन होती है, जैसे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है, तो उसके साथ ही गोल्गी एपरेटस का कनेक्शन होता है, ठीक है। और इस कनेक्शन को ही क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम। आफ्टर दैट नेक्स्ट पैरा में बताया गया है गोल्गी एपरेटस के फंक्शंस। जो भी मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज्ड होते हैं, उनकी पैकेजिंग और उनका डिस्पैच, कि मटेरियल को कहाँ जाना है, उसका टारगेट कहाँ है, या तो मटेरियल को हमको इनसाइड द सेल ले जाना होगा या तो आउटसाइड द सेल ले जाना होगा। तो ये काम कौन करेगा, गोल्गी एपरेटस करता है। और इसका फंक्शन क्या होता है, किसी भी मटेरियल का स्टोरेज, लिपिड, प्रोटीन जो सेल में प्रेजेंट होते हैं उनका स्टोरेज और उनका मॉडिफिकेशन, कि किस फॉर्म में उसको चेंज करना है, उसकी पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट। पैकेजिंग क्यों की जाती है, कि जहाँ पे टारगेट पहुंचाना है हमको, जहाँ पे जैसे लिपिड मॉलिक्यूल्स है फॉर एग्जांपल, तो लिपिड मॉलिक्यूल को अगर हमें आउटसाइड द सेल पहुंचाना है तो उसकी लीकेज ना हो जाए, वो ब्रेक डाउन ना हो जाए, इसीलिए उसकी पैकेजिंग करी जाती है। तो पैकेजिंग किसके फॉर्म में की जाती है, वेसिकल्स के फॉर्म में। ये काम कौन करता है, गोल्गी एपरेटस करता है। और कुछ केसेस में क्या होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स शुगर्स होते हैं उनको सिंपल शुगर में चेंज करना होता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स शुगर जो होते हैं उनका यूज़ नहीं होता है, वो सेल जो होता है वो उसको सिंपल शुगर की नीड होती है, तो उसको चेंज करने का, उसको मॉडिफाई करने का काम कौन करता है, गोल्गी एपरेटस करता है। ये किस में इन्वॉल्व होता है, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। अभी हम लोग लाइसोसोम्स का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके फॉर्मेशन में भी गोल्गी एपरेटस का यूज़ होता है। टॉपिक है हमारा लाइसोसोम्स। लाइसोसोम जो होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होते हैं, जैसे ये मेम्ब्रेन बाउंड सैक है, ठीक है। ये ऑर्गेनेली ऐसे दिखती है और इसके अंदर जो होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये कितने कितने भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को डाइजेस्ट कर सकते हैं। जो एंजाइम्स होते हैं ये किससे बने होते हैं, RER से, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये बने होते हैं, ठीक है। लाइसोसोम्स को बोला जाता है एक वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो सारा लाइसोसोम्स में जाता है, जिसका डाइजेशन करके ये मटेरियल को सेल के बाहर निकाल देता है। तो इसको क्या बोला जाता है, सेल को क्लीन रखने में इसका काम होता है। और यहाँ पे फॉरेन मटेरियल की बात की गई है। फॉरेन मटेरियल का मतलब जो बॉडी के बाहर से कोई भी मटेरियल आया हो, जैसे बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस हो गए, और इनफैक्ट अगर अदर ऑर्गेनिज्म का सेल भी हमारी बॉडी में आएगा तो उसको फॉरेन मटेरियल ही माना जाता है, ठीक है। तो जो फॉरेन मटेरियल हो गया, तो वॉर्न आउट हो गए, जो टूट फूट गए हैं, जिनका डैमेज हो चुका है ऑर्गेनलीज का, जैसे कोई भी ऑर्गेनली अभी जो हम लोगों ने पढ़ी है, जैसे गोल्गी एपरेटस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, अगर ये फंक्शन इसका बंद हो गया, फंक्शन करना बंद हो गया, तो ये कहाँ जाएगा, लाइसोसोम्स के पास जाएगा। लाइसोसोम्स में इसका डाइजेशन होगा और वहाँ पे वो सेल बर्स्ट करके आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर फॉरेन मटेरियल एंटरिंग द सेल सच एज बैक्टीरिया और फूड एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनलीज। कोई ऑर्गेनली जो हो गया है, डेड हो गया है, ओल्ड हो गया है, तो उसका डिस्पोजल कहाँ जाता है, लाइसोसोम्स के पास जाता है, ठीक है। लाइसोसोम्स ऐसा क्यों कर पाता है, क्योंकि इसके पास बहुत पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, जिसकी वजह से ब्रेक डाउन हो जाता है ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल बच्चों जान लो, ऑर्गेनिक मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें कार्बन का कंटेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। और अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक मटेरियल। इनऑर्गेनिक मटेरियल वो होते हैं जिनमें कार्बन एब्सेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन सेल गेट्स डैमेज्ड, ठीक है। जब सेल डैमेज हो जाता है, कोई भी सेल डैमेज हो जाता है, तो लाइसोसोम्स क्या हो जाता है, बर्स्ट कर जाता है। लाइसोसोम्स खुद ही बर्स्ट हो जाता है, मतलब जो अपना सेल है उसको खुद ही मार देता है, उसको खुद ही डाइजेस्ट कर देता है। इसीलिए इसको
सुसाइडल बैक्स ऑफ द सेल भी बोला जाता है। सबका अपना अपना नेम होता है, क्योंकि ये सेल का सुसाइड खुद ही कर लेता है, इसीलिए इसको सुसाइडल बैक बोला जाता है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। 2 सेल ऑर्गेनेल्स और बचे हुए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड वैक्यूल। उसके बाद हम लोग का सेल डिवीज़न का पार्ट है, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। होपफुली आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो किसी भी टॉपिक के बारे में तो आप लिख के बता सकते हैं। मैं जल्द से जल्द उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।